पिछले 11 दिनों में नरेंद्र मोदी को इतनी गालियां मिली हैं जितनी उन्हें पिछले 11 सालों में नहीं नसीब हुई थी। कौन है ये एंटी नेशनल प्रोटेस्टर्स जो कॉलेज में क्लासरूम के जगह सड़कों पर है, देश में अराजकता फैला रहे हैं? क्या मोदी की कब्र खोदने वाले ये प्रोटेस्टर्स कोई जिहादी टुकड़े टुकड़े सोरोस फंडेड गैंग हैं, या फिर ये देश में अराजकता फैलाने वाले लोग अर्बन नक्सल हैं? मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह चोर है। यूजीसी के नए गाइडलाइंस के खिलाफ सोशल मीडिया पर काफी हलचल हुई। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स ने काफी धरना प्रदर्शन भी किया। जिहादी सीएए प्रोटेस्ट, खालिस्तानी फार्मर प्रोटेस्ट के बाद अच्छा लगा यह देखकर कि हमारे देश में विरोध प्रदर्शन करना अलाउड है, नारेबाजी परमिटेड है, मंत्रियों को रोककर सवाल पूछना जायज एक्शन, डेमोक्रेटिक एक्शन है। यह सब कुछ हुआ पिछले कुछ दिनों में बिना बुलडोजर चले, बिना किसी को पाकिस्तान भेजे। यह कानून सिर्फ एक कम्युनिटी को हथियार दिया जा रहा है हमारे खिलाफ यूज करने के लिए। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स और अपीसमेंट पॉलिटिक्स अब खत्म होनी चाहिए। इस रवैया को अगर नहीं खत्म करेंगे तो हम लोग पूरी सरकार को खत्म कर देंगे। किसान और सीएए प्रोटेस्ट तो लार्जली पीसफुल थे। यहां तो मोदी और अमित शाह को खुलकर धमकी दी जा रही है, लेकिन यहां कोई यूएपीए नहीं लगा रहा है। यह होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये जो काला कानून यूजीसी बिल जब तक ये वापस नहीं होता, हम मोदी सरकार को वोट नहीं देंगे। बिल वापस लो। यहां तक कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को किस तरीके से उनकी चुप पर मारना चाहिए, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है यूट्यूब पर। और इस निकम्मे नकारे धर्मेंद्र प्रधान को लात मार करके निकालिए मोदी के। वो काला जूता जो आप पहनते हैं ना, उसमें वो ठाकुर वाला जो कील है वो लगवा लीजिए, ऐसा खींच करके मारिए तो उनको जो है यू शेप में दोनों उसके जो तंब जिसे कहा जाता है उससे रिसे रक्त की धार। पिछले कुछ दिनों में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की नई रेगुलेशन से देश भर में हाहाकार मचा हुआ था। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार में सवर्ण समाज और छात्र संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया था। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह और सरकार के खिलाफ ऐसा प्रदर्शन पिछले 11 सालों में आपको दिखने को नहीं मिला होगा। उनके पोस्टर और फोटो को जूतों चप्पलों से मारा गया, गालियों से भर भर उनकी बौछार हुई। हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले नरेंद्र मोदी को उनकी जाति के नाम पर गालियां बकी गई, और यह सब मोदी के समर्थकों ने किया, बीजेपी के हिंदू समर्थकों ने किया, ना कि किसी और जाति या किसी और पार्टी के कार्यकर्ता। यह जो सारा धरना प्रदर्शन हुआ वो 13 जनवरी को नोटिफाई किए गए जाति आधारित भेदभाव या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए लाए गए यूजीसी के लेटेस्ट रेगुलेशन के खिलाफ था। इन रेगुलेशंस ने सियासत, सोशल मीडिया, सड़क और कैंपसेस में उथल पुथल मचा के रख दी थी। नए नियमों के तहत यूनिवर्सिटीज में इक्विटी कमिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर और 24/7 हेल्पलाइन को मैंडेटरी किया जाना था, जिसका मकसद था एससी, एसटी और ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए सुरक्षा तंत्र मजबूत किया जाए। कैंपस में भेदभाव के वारदातों को चलिए बंद नहीं तो कम किया जाए। लेकिन स्वर्ण समाज के लोगों का कहना था कि ये नए रूल्स उनके लिए एक्सक्लूजनरी है, यानी उनका भी तो कोई हक बनता है अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। और इस बात पर बहस छिड़ गई कि इस लॉ के जो पावर्स हैं उसका आराम से गलत इस्तेमाल हो सकता था। निर्दोष स्वर्ण समाज के बच्चों को टारगेट किया जा सकता था, उन्हें गलत केसेस में फंसाया जा सकता था, उनके करियर को बर्बाद किया जा सकता था। इस सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली फाइल होती है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रेगुलेशंस 2026 के खिलाफ, उसे रोकने के लिए। और वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अब आ चुका है, नए रेगुलेशंस पर स्टे लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इसमें जो प्रावधान है, जो प्रोविजंस हैं नए रेगुलेशन में, उनकी वर्डिंग सही नहीं है। ये जो रेगुलेशंस हैं वो समाज को और भी ज्यादा बांट सकते हैं। एक्सपर्ट्स को एक बार और रीलुक करना पड़ेगा इन प्रावधानों से। लेकिन इस पर जो राजनीति अभी शुरू हुई है, अभी वो ठंडी होने वाली नहीं है।
इसीलिए आज के देशभक्त एपिसोड में समझना जरूरी है, क्या है यूजीसी के 2026 रेगुलेशन, क्यों ये विवादों के घेरे में आ गए, क्या सही में जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स तबाह हो जाते इन रेगुलेशंस की वजह से, क्यों जानबूझकर बीजेपी ने अपने कोर वोटर बेस को नाराज किया है, और क्यों सुप्रीम कोर्ट के इस रोक के बाद, स्टे के बावजूद ये जो पूरा इशू है दूसरे पार्टीज इसका फायदा जरूर उठाएंगे। देखिए, यूजीसी रेगुलेशंस को लेकर सरकार और जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स कितना भी डिबेट कर ले, आपसी पॉलिटिकल जितना भी फाइट हो जाए, कम से कम इस बात पर सरकार से या किसी पार्टी पर यह डिबेट नहीं हो सकता है कि आज भारत में प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में घुसने के लिए कंपटीशन जबरदस्त हो चुका है, और ऐसे ही कंपटीशंस को क्रैक करने के लिए विद्या मंदिर क्लासेस या वीएमसी आपकी मदद कर सकता है। वीएमसी आज हमारे एपिसोड के पार्टनर्स हैं, और यहां से पिछले 4 दशकों से जेईई, नीट और फाउंडेशन में बेस्ट रैंकर्स निकले हैं। 2025 में ऑल इंडिया रैंक नंबर 1 दक्ष जेईई मेन में, और ऑल इंडिया रैंक नंबर 5 उज्जवल जेईई एडवांस्ड में विद्या मंदिर क्लास से ही पढ़कर इस मुकाम तक पहुंच पाए। ऐसे ही हर साल वीएमसी के स्टूडेंट्स जेईई मेन, जेईई एडवांस्ड, बिटसैट, नीट, ओलंपियाड्स, बोर्ड्स में टॉप रैंक लेकर आते हैं। विद्या मंदिर क्लासेस के जो फाउंडर्स हैं सब आईआईटी दिल्ली अलुमनाई हैं, और पिछले 40 सालों में वो बच्चों को खुद पढ़ाते आए हैं। ऐसे बहुत कम कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में आपको मिलेंगे जहां आज भी फाउंडर्स खुद पढ़ा रहे हैं। वीएमसी में आपको मिलता है वन स्टॉप स्टडी मटेरियल, top class faculty from IITs, NIT and other top colleges, stress-free learning, top peer group, AI-enabled learning system जो कि आपकी learning में help करता है 24/7 and pan India centers। VMC का एक scholarship test NET या National Admission Test अभी चल रहा है। इस scholarship test से ना सिर्फ आप 100% scholarship पा सकते हैं, बल्कि साथ ही साथ आप अपनी performance को analyze कर सकते हैं in regards to other students in the country। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर अगर क्लिक करेंगे तो आप फ्री में इस स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। वैसे रजिस्ट्रेशन फी 99 रुपीस है, लेकिन देशभक्त सब्सक्राइबर्स के लिए इसको बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। यह स्कॉलरशिप टेस्ट उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 में हैं। आज ही रजिस्टर करिए इस स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए और जानिए अपनी परफॉर्मेंस, एंड साथ ही साथ यू कुड गेट 100% स्कॉलरशिप फॉर वीएमसी क्लासेस। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में देकर रखा है। बैक टू द स्टोरी। 13 जनवरी को यूजीसी ने प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026 को नोटिफाई किया, जो पिछले यानी 2012 वाले रेगुलेशंस को रिप्लेस करने वाले थे। इसका बताया गया उद्देश्य था धर्म, जाति, प्लेस ऑफ बर्थ, नस्ल, इसके बेसिस पर कैंपस में कोई भेदभाव ना हो, उसे समाप्त किया जाए। खासकर कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, सामाजिक और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, आर्थिक रूप से जो कमजोर क्लासेस हैं, विकलांग लोगों के खिलाफ भी कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई अब्यूज ना हो, उसे रोका जाए। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में स्टेक होल्डर्स के बीच में एक इक्वालिटी हो, एक इक्विटी हो, एक इंक्लूजन की भावना हो। इस रेगुलेशन के तहत हर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स या ईओसीज बनाने होते, जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स जो हैं उन्हें सपोर्ट करते, एकेडमिक और सोशल काउंसलिंग देते और कैंपस डाइवर्सिटी को प्रमोट करते। इसके अलावा इक्विटी कमिटीज बनती जो डिस्क्रिमिनेशन से जुड़ी कंप्लेंट्स को हैंडल करती। इन कमिटीज में एससी, एसटी, ओबीसीज, महिलाएं और जिन लोगों को डिसेबिलिटीज हैं उनका रिप्रेजेंटेशन जरूरी था। स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स थी, जो कंप्लेंट्स थी, उसके लिए 24 घंटे के अंदर अंदर कार्यवाही शुरू होनी होती और 15 दिनों के अंदर अंदर जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है उनको अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना होता। कैंपस के वनरेबल या असुरक्षित एरियाज पर नजर रखने के लिए इक्विटी स्क्वाड्स तैनात किए जाते और इक्विटी एम्बेसडर्स हॉस्टल्स, डिपार्टमेंट्स और लाइब्रेरीज में नोडल पॉइंट्स की तरह काम करते। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को प्रिवेंटिव और प्रोटेक्टिव कदम भी लेने होते, जैसे हेल्पलाइंस, मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना, रेगुलरली यूजीसी को रिपोर्ट सबमिट करना। इन नए रूल्स को लागू करने की जो जिम्मेदारी थी वो इंस्टीट्यूशनल हेड्स पर डाल दी गई, जिसमें वाइस चांसलर पर, प्रिंसिपल, ये सारे शामिल थे। अब उन्हें गाइडलाइंस को पूरी तरीके से पालन करना था और यूजीसी को रेगुलर रिपोर्ट्स भेजने थे। जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन गाइडलाइंस का पालन नहीं करती उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता था, जैसे एकेडमिक प्रोग्राम्स का अप्रूवल रोकना, यूजीसी स्कीम से एक्सक्लूड कर देना, बाहर निकाल देना, या फिर इंस्टीट्यूशंस को डी रिकॉग्नाइज भी कर देना। यह सब क्यों किया जा रहा था?
यूजीसी का कहना है कि पिछले कुछ सालों में कैंपसेस पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के केसेस काफी ज्यादा तेज हो गए हैं। 50 पीढ़ी पहले क्या हुआ, कौन सी भूल हुई, वो तो आप भूल जाइए। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो पास्ट में हुआ, आज क्या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, कैसे वो फल फूल रहा है, आइए देखते हैं। आंकड़े तो ये कहानी बयां कर रहे हैं। यूजीसी के मुताबिक पिछले 5 सालों में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन से जुड़ी कंप्लेंट्स 118% बढ़ी हैं। 2019-2020 में 173 केसेस से बढ़कर 2023-2024 में यह संख्या 378 हो गई। इस दौरान देश भर में जो 700 के ज्यादा यूनिवर्सिटीज और 1500 से ज्यादा जो कॉलेजेस हैं, उनमें 1170 कंप्लेंट्स रिसीव हुई हैं। याद रखिए, ये रिपोर्टेड केसेस हैं। अनरिपोर्टेड केसेस कितने हो सकते हैं, आप समझदार हो। इसी डेटा के आधार पर यूजीसी ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल सेफगार्ड्स की जरूरत दिखाई। यूजीसी का मानना है कि नए रूल्स कैंपस में स्टूडेंट्स, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए एक सुरक्षित, डिग्निफाइड और इंक्लूसिव एकेडमिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते थे। आज जिस सुप्रीम कोर्ट ने 2026 गाइडलाइन को स्टे किया है, मजे की बात है कि वही सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था इन गाइडलाइंस को बनाने के लिए। 2012 के यूजीसी एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशन के इंप्लीमेंटेशन से जुड़ी एक पिटीशन की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को रिवाइज्ड रूल्स सबमिट करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट में यह पीआईएल रोहित वेमुला की मां और पायल तड़वी की मां ने सबमिट किया था, फाइल किया था। पिटीशन का मकसद था कैंपसेस पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए एक असरदार मैकेनिज्म बनाना। आपको याद होगा, रोहित वेमुला और पायल तड़वी अपने ही यूनिवर्सिटीज में एलिजेड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और प्रेशर के चलते परेशान होकर, टूटकर अपनी जान दे देते हैं। रोहित वेमुला 2016 में हैदराबाद यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्कॉलर थे और पायल तड़वी 2019 में मुंबई के टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज और BYL नायर हॉस्पिटल में एक रेजिडेंट डॉक्टर थी। पर इन नए रेगुलेशंस के आते ही सवर्ण समाज और जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स थे, वो जोर शोर से प्रोटेस्ट, विरोध करने लगे। इनका आरोप था कि नियमों में जनरल कैटेगरी को एक तरीके का नेचुरल ऑफेंडर के रूप में दिखाया गया है कि गलती तो इनसे ही होगी, जबकि उनके अपने रिप्रेजेंटेशन का, उनके अपने आवाज का कोई स्पष्ट प्रावधान मौजूद नहीं था। उनका कहना था कि कंप्लेंट रिड्रेसल से जुड़े प्रावधानों का गलत इस्तेमाल हो सकता है, जिसके जरिए जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को झूठे आरोपों में फंसाया जा सकता है। दिल्ली में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के हेडक्वार्टर्स के बाहर प्रोटेस्ट का कॉल दिया गया। अपर कास्ट कम्युनिटी से जुड़े स्टूडेंट्स का एक जो ग्रुप था वो वहां पहुंच गया। इनका यह कहना था कि नए रूल्स से कैंपस में अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा, क्योंकि अब सबूत देने का पूरा बोझ सीधा अक्यूज्ड पर डाल दिया जाएगा। प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों ने यह भी कहा कि प्रपोज्ड इक्विटी स्क्वाड्स के साथ कैंपस में रहना ऐसा होगा जैसे उन पर हर वक्त निगरानी चल रही हो। जयपुर में करनी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा और कई वैश्य संगठन मिलकर सवर्ण समाज कोऑर्डिनेशन कमेटी या S4 के बैनर तहत एकजुट हो जाते हैं यूजीसी के इक्विटी रूल्स का विरोध करने। विरोध कर रहे संगठनों का कहना था कि ये जो नए रेगुलेशंस हैं, उसके तहत जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं यानी रिजर्व कैटेगरी के अलावा जो बाकी लोग हैं, अपनी शिकायत दर्ज ही नहीं कर सकते हैं। उनके ऊपर कोई गलती नहीं हो सकती, क्योंकि उनके लिए कोई क्लियर मैकेनिज्म या प्रावधान मौजूद नहीं है। उनका यह भी आरोप था कि ये रेगुलेशंस इक्वालिटी को बढ़ावा देने के जगह इन इक्वालिटी को और गहरा कर सकते हैं, क्योंकि इनके चलते रिजर्व कैटेगरी से आने वाले कंप्लेंट्स और बढ़ते रहेंगे। ज्यादातर विरोध कर रहे लोगों का मुख्य जो उनका मेन डिमांड था वो था यूजीसी के ये जो नए रेगुलेशंस हैं उनको पूरी तरीके से वापस ले लिया जाए, जिसको अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है और उस पर स्टे लगा दिया है। इस मुद्दे पर आरएसएस के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्या परिषद ने एक स्टेटमेंट भी जारी करके कहा कि ये जो नियम हैं ये अच्छी मंशा से तो बनाए गए हैं, लेकिन इनमें स्पष्टता और संतुलन एकदम नहीं है, उसकी आवश्यकता है। वहीं सीपीआईएमएल की जो छात्र संगठन है, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन या आईसा, उनका कहना है कि नियमों में भेदभाव को काफी ब्रॉड और एब्स्ट्रैक्ट शब्दों में परिभाषित किया गया है, बिना किसी स्पेसिफिक एक्ट या उदाहरण को एकदम क्लियर तरीके से दिखाने में। बाय द वे, कोर्ट ने भी यही चीज नोटिस किया कि इसमें जो क्लैरिटी है वो मिसिंग है।
आयसा का कहना था कि इक्विटी कमिटीज में एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो फैकल्टी हो या स्टूडेंट्स हो, अभी भी कम है। इसको स्पष्ट रूप से इसको और बढ़ाने की जरूरत है और जो गलत चीजें हैं उसको क्लियरली डिफाइन करने की जरूरत है। इसके अलावा भी नियमों में भेदभाव की जो परिभाषा है इतनी डाइल्यूटेड है कि इंस्टीट्यूशन इन्हें अपनी सुविधा के अनुरूप इंटरप्रेट कर सकती है। आयसा का आरोप यह था कि इसी एम्बिग्विटी का इस्तेमाल करके कोई भी संस्थान अकाउंटेबिलिटी से बच भी सकती है और डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी के नाम पर कास्ट बायस को रोकने से मना भी कर सकती है। कांग्रेस की जो छात्र संगठन है एनएसयूआई, उन्होंने यूजीसी रेगुलेशंस का स्वागत करते कहा कि यह देश भर के कैंपसेस में भेदभाव को एड्रेस करने की दिशा में जरूर एक सही कदम है, लेकिन एनएसयूआई ने भी कुछ एनहांसमेंट्स की मांग की, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट्स और फैकल्टी की मैंडेटरी रिप्रेजेंटेशन और जुडिशियल ओवरसाइट, ताकि यह नियम सिर्फ टोकनिज्म तक सीमित ना रह जाए। हालांकि इस बात पर कोई डिबेट नहीं है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एक दुखद सच्चाई है आज हमारे देश में, लेकिन चिंता इस बात को लेकर हो रही थी कि नए रूल्स में रिस्पोंडेंट्स के लिए गोपनीयता, इंक्वायरी के दौरान काउंसलिंग सपोर्ट और अगर आरोप गलत साबित हो जाए तो रेप्यूटेशन डैमेज की भरपाई जैसे मैकेनिज्म्स को स्पष्ट तौर पर सुनिश्चित नहीं किया गया था। साथ ही फिक्स टाइमलाइन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करने का जो एम्फेसिस दिया गया है, उससे एक और एस्पेक्ट जरूर आ सकता है कि स्पीड के चक्कर में कहीं फेयरनेस कॉम्प्रोमाइज ना हो जाए। गौरतलब यह है कि ये जो रेगुलेशंस है उसका जो गलत उपयोग करने के लिए पनिशमेंट का जो प्रावधान है वो ड्राफ्ट रेगुलेशन में था ऑफ द यूजीसी, लेकिन इसे फाइनल रिकमेंडेशन में नहीं डाला गया। लेकिन कुछ प्रावधान जरूरी भी थे क्योंकि कंप्लेनेंट का नाम सीक्रेट रखना भी जरूरी है। अगर एडमिशंस, इंटरव्यूज, ओरल एग्जामिनेशंस के दौरान एससी, एसटी, ओबीसी स्टूडेंट्स से होने वाले भेदभाव से आपको पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करनी है तो आपको कुछ चीजें गोपनीय ही रखनी होंगी, नहीं तो कोई सामने आकर रिपोर्ट नहीं करेगा भेदभाव को। लेकिन बवाल तो मच गया था, मामला अब एकेडमिक डिस्कशन से बाहर चले गया था। उत्तर प्रदेश में कई शहरों में जमकर प्रदर्शन आपको देखने को मिले, दर्जनों इस्तीफे भी हमें देखने को मिले। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने यूजीसी के नए रेगुलेशंस को रोलेट एक्ट भी बता दिया, हिटलर शाही भी कह दिया। सिंह ने यूजीसी को लेटर लिखकर कहा कि उनका फोकस दलित और बैकवर्ड क्लासेस स्टूडेंट्स को डिस्क्रिमिनेशन से बचाने पर होना चाहिए, ना कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को अनसेफ फील कराना। पर इस मुद्दे पर लखनऊ में बीजेपी के लगभग 1 दर्जन मेंबर्स पार्टी को अपना इस्तीफा भी दे चुके। इसी बीच बरेली के सिटी मैजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने 26 जनवरी को रिपब्लिक डे को अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने यूजीसी के रूल्स को ब्लैक लॉ बताया और कहा कि गाइडलाइंस को तुरंत रोल बैक करना चाहिए। अग्निहोत्री का कहना है कि ये रूल्स कैंपसेस में कास्ट बेस्ड टेंशंस को और भी ज्यादा हवा देंगे। बात इतनी बढ़ गई कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी रेगुलेशंस को लेकर छात्रों को कहा कि भैया देखो, हम आपको अश्योरेंस दे रहे हैं, हम आपको कंफर्म कर रहे हैं कि किसी के साथ भी इस तरीके का बर्ताव नहीं होगा, किसी को इस तरीके से टॉर्चर नहीं किया जाएगा, जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स को टारगेट नहीं किया जाएगा, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। उधर दिल्ली में बजट सेशन से ठीक पहले हुई ऑल पार्टी मीटिंग में ऑपोजिशन ने मनरेगा और एसआईआर के साथ साथ यूजीसी के नए रूल्स पर भी चर्चा की मांग की, जिसका सरकार ने साफ विरोध कर दिया, मना कर दिया। इस बात से सवर्ण समाज को यह भी यकीन हो गया, उन्हें समझ में आ गया कि मोदी सरकार मेजॉरिटी ओबीसी, एससी, एसटी वोट्स के पीछे भाग रही है, उनका सुनने वाला कोई नहीं है। खुद पोपो इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। तो यह विवाद फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तक। बुधवार को 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए एंटी डिस्क्रिमिनेशन रेगुलेशंस को चैलेंज करने वाली पीआईएल के अर्जेंट लिस्टिंग के लिए सहमति दे दी, जिसमें पिटिशनर का दावा था कि यह नए रेगुलेशंस जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी है। और उसके अगले दिन 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर भी आ जाता है इस मैटर पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नए रेगुलेशंस बहुत ज्यादा स्वीपिंग हैं, इसके इंप्लीमेंटेशन को लेकर सवाल खड़े किए सुप्रीम कोर्ट ने, और इन्हीं ग्राउंड्स पर आदेश दिया गया कि फिलहाल जो यूजीसी गाइडलाइंस है 2012 वाले, उसी को फॉलो किया जाए। जो 2026 गाइडलाइंस है उसे अभी फिलहाल उस पर स्टे ऑर्डर लग गया। अब बताइए, यहां लोग कहते हैं कि इतना समय लगता है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और देखिए कितनी आनंद फानंद में यहां सुप्रीम कोर्ट काम कर सकता है। कभी कभी 5 साल भी लग जाते हैं बेल ऑर्डर आते आते, और यहां 24 घंटे के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपना काम कर देता है।
आज भारत में कितना कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है उस पर लोग घंटों डिबेट कर लेंगे। यूजीसी रेगुलेशंस कितने कठोर हैं, कितने नहीं, और कठोर हो सकते थे या नहीं, उस पर दिनों तक बहस हो सकती है। लेकिन इस कहानी और इस धरना प्रदर्शन से कुछ चीजें तो सामने आती हैं कि हमारे देश में देखो किस तरीके से भेदभाव चल रहा है अलग लेवल पर। पिछले कुछ दिनों में स्वर्ण समाज ने भर भर के मोदी को, अमित शाह को, धर्मेंद्र प्रधान को गाली बकी, उन्हें पीटना तक चाहा, उन्हें कास्टिस्ट गालियां भी दी गई, उनके तस्वीरों पर अच्छे से जूते लात बरसे। लेकिन किसी अर्नब गोस्वामी ने उन प्रोटेस्टर्स को जॉर्ज सोरोस फंडेड नहीं कहा, किसी ने विरोध करने वाले लोगों को डीप स्टेट एजेंट्स नहीं कहा, और ना किसी रिटायर्ड ऑफिसर ने प्रोटेस्टर्स को पाकिस्तान जाने को बोला। अरेस्ट होना और बुलडोजर चलना इनके ऊपर, इनके घरों के ऊपर तो दूर की बात है। जेएनयू में इस प्रदर्शन का 5% भी अगर हो जाता तो आप देखते मीडिया में कैसे देश आज संकट में आ चुका होता, जॉर्ज सोरोस हमारे ऊपर बैठा होता। आप इस डिबेट के किसी भी तरफ हो, चाहे आपको रेगुलेशंस चाहिए या नहीं चाहिए, आप डिस्क्रिमिनेटेड फील कर रहे हो या नहीं फील कर रहे हो, आपको यह समझ लेना होगा कि सरकार आपका कितना बड़ा चू बना रही है और कैसे हमारे देश में नैरेटिव चलाए जा सकते हैं। यूजीसी रेगुलेशंस का विरोध करने वाले लोग और कल को फिर से इसकी मांग करने वाले लोग, उनको बराबर का अधिकार होना चाहिए कि वो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करे, वो पुतले जलाए, वो धरना प्रदर्शन करे, वो मंत्रियों को रोककर सवाल पूछे। ये उनका हक बनता है। हां, यह बात अलग है कि यहां तो शिक्षा मंत्री को मारने की प्लानिंग बनाई जा रही है, जूते चप्पल से मारने की प्लानिंग बनाई जा रही है। देशभक्त पर इतने सालों से कभी भी हमने इस वायलेंस का सपोर्ट नहीं किया है और ना हम कभी ऐसी चीजों का समर्थन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही इस नए 2026 रेगुलेशन पर रोक लगा दी हो, लेकिन अगर सच में कैंपसेस में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को रोकना है तो सबको मिलकर काम करना होगा। यह सच है कि आज कॉलेज में, यूनिवर्सिटी या कैंपस लेवल पर कोई मैकेनिज्म नहीं है जहां कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के केसेस से निपटा जाए विद इन द यूनिवर्सिटी। जब कैंपसेस पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आज होता है तो स्टूडेंट के पास पुलिस स्टेशन जाने के बगैर, शिकायत वहां दर्ज करने के बगैर, वकील हायर करने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है, कोई चारा नहीं होता है। फिर उसको कोर्ट कचहरी में जाना होता है, पैसे लगाने होते हैं, साल भर साल निकल जाएंगे और तब तक कॉलेज भी खत्म हो जाएगा। और ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। लड़ाई लड़ना, अपने टीचर्स या पीयर्स के खिलाफ खड़ा होना, इतना सारा पैसा खर्च करना। कई बच्चे इसीलिए ये सब कदम नहीं ले पाते हैं, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में पिसते रहते हैं, हार मानकर टूटकर कभी कभी अपनी जान ले लेते हैं। सरकार बस ये है कि इक्विटी कमिटीज बनाओ, इक्विटी स्क्वाड्स बनाओ, लेकिन स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म रखो कि अगर किसी ने इसका गलत उपयोग किया तो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लॉ में नहीं, इस प्रावधान में सजा मिलेगी। इनफैक्ट ये बात हम देशभक्त पर अक्सर कहते आए हैं कि अगर ओपन एंड शट केसेस में, शॉकिंग केसेस में जहां एविडेंस है, वहां अगर सरकार एग्जेम्पलरी पनिशमेंट दे तो फिर बात वहीं खत्म हो जाएगी, चाहे वो विमेन्स रिलेटेड इश्यूज हो, करप्शन रिलेटेड इश्यूज हो या कास्ट रिलेटेड इश्यूज हो। अगर हर कुछ दिन ऐसे केसेस में सिवियर पनिशमेंट सामने आने लगे तो लोगों की रूह कांप जाएगी, जिससे पहले कि वो लॉ और संविधान का मजाक बनाने की सोचेंगे। फिर ये कमिटीज और स्क्वाड्स की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग अपने आप पटरी पर चले आएंगे। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि मोदी सरकार ने इस नए यूजीसी रेगुलेशन को मंजूरी दी क्यों? ये रेगुलेशन इस वक्त क्यों आए हैं? जब भी ऐसे तनाव हो तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं चुनाव है, और वो आ भी रहे हैं उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश का चुनाव जाति के आधार पर ही जीता अब जा सकता है। जो बाकी कंसोलिडेशन होनी थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। अब एससी, एसटी, ओबीसी को खुश करके ही आप इस स्टेट को फिर से जीत सकते हो, और इसके संकेत बीजेपी को पहले ही मिल चुके हैं। अब बेशक ही उसके लिए थोड़ा नुकसान उठाना पड़े, सवर्ण समाज को नाराज करना पड़े, कभी मणिकर्णिका घाट को तोड़ दिया, कभी शंकराचार्य को संगम में डुबकी लगाने से रोक दिया, हनुमान जी का पतंग बनाकर उड़ाने लगे, क्योंकि मोदी सरकार को पता है कि कुछ भी कर लो आएगा तो मोदी ही। अपर कास्ट या सवर्ण समाज कितना भी नाराज हो जाए, कितना भी गाली गलौज कर दे, सोशल मीडिया पर जितना भी हैशटैग चला दे, विरोध कर दे, अंत में तो बीजेपी को ही वोट करेगा। बीजेपी को भी यह बात मालूम है। और रही बात ऐसे रेगुलेशंस की, उसकी जरूरत की,
तो न्यूज़पेपर खोलकर देख लिया करो। कभी एससी, कभी एसटी, कभी ओबीसी, इन सब पर पेशाब हो रहा है। किसी माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले के घर पर बुलडोजर चल रहा है। किसी को किसी अल्पसंख्यक होने के लिए ही बस उसको पीट दिया गया है, फिर चाहे वो मोहम्मद अखलाक हो या फिर वो हरि ओम वाल्मीकि हो। मोदी जी की ये फकीरी अब लोगों को, चलिए धीरे धीरे ही सही, लेकिन समझ में तो आ रही है। जब लोकसभा चुनाव में अपर कास्ट वोट्स की जरूरत थी, तब आपने मुस्लिम, मुगल, मटन, मंगल सूत्र, मछली ये सब कह के माइनॉरिटीज को दबा दिया। आज जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आपको वोट्स चाहिए एससी, एसटी, ओबीसी के, तो आप अपर कास्ट और जनरल कैटेगरी वालों को नाराज करने पर भी उतर आए हो, और वो आप एज अ कैलकुलेटेड गैम्बल ले रहे हो। इसे कहते हैं असली फकीरी। जितनी जल्दी जनता इस बात को समझ जाए, उतनी जल्दी हमारे देश का भला होगा। थैंक्स टू VMC फॉर मेकिंग दिस एपिसोड पॉसिबल। VMC का 100% स्कॉलरशिप टेस्ट इज ऑन। नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करिए, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेस्ट के लिए लॉग ऑन कर सकते हैं। नॉट ओनली 100% स्कॉलरशिप, आप अपने लेवल को भी परख पाओगे कि एटलीस्ट कंपटीशन के मुताबिक आप कहां स्टैंड करते हो। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।